शिफ्ट आयुर्वेद की ओर से सभी सुनने वालों का स्वागत है। आयुर्वेद, हाँ, जिसे जीवन का विज्ञान भी कहते हैं ना, ये हमें सिखाता है कि कैसे एक स्वस्थ मतलब संतुलित जिंदगी जी जाए। और इसे ठीक से समझने के लिए कुछ बुनियादी बातें, कुछ सिद्धांत जानने बहुत जरूरी हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, दोष। आइए समझते हैं आखिर ये दोष है क्या। नमस्कार। देखिए, दोष शब्द सुनकर शायद लगे कि ये कोई खराबी या कोई नेगेटिव चीज़ है, पर आयुर्वेद में इसका मतलब बहुत गहरा है। दोष दरअसल वो क्या कहते हैं, वो जैविक ऊर्जाएं हैं या सिद्धांत हैं जो हमारे शरीर और मन को चलाते हैं। जब तक ये ठीक हैं, मतलब संतुलन में हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। पर जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, शरीर में दिक्कतें यानी रोग पैदा होने लगते हैं। शारीरिक स्तर पर देखें तो 3 मुख्य दोष हैं: वात, पित्त और कफ। वैसे मन के स्तर पर रजस और तमस भी होते हैं, पर आज हम इन 3 शारीरिक दोषों पर ही फोकस करेंगे। अच्छा, तो ये वात पित्त कफ, ये ऊर्जाएं कह लीजिए या सिद्धांत, ये हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं, मतलब बनते कैसे हैं ये, और इनका असल महत्व क्या है हमारे लिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये तीनों दोष बनते हैं पंच महाभूतों से, हम्म। यानी प्रकृति के वो 5 मूल तत्व: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देखिए, वात दोष जो है वो बनता है वायु और आकाश से, इसीलिए इसमें हल्कापन और गति होती है। हम्म। पित्त दोष वो मुख्य रूप से अग्नि तत्व से बनता है, तो जाहिर है इसमें ऊर्जा, गर्मी और चीजों को बदलने की, रूपांतरण की शक्ति होती है। और तीसरा, कफ दोष, ये बनता है जल और पृथ्वी के मेल से, तो ये स्थिरता, भारीपन और चिकनाई देता है। अब आप ऐसे सोचिए, जैसे बाहर दुनिया में सूरज, चांद और हवा ये सब संतुलन बनाते हैं ना। हम्म। सूरज मतलब गर्मी, ऊर्जा, हम्म। चांद मतलब ठंडक, पोषण, और हवा यानी गति। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर पित्त, कफ और वात ये तीनों मिलकर सेहत का संतुलन बनाए रखते हैं। हम्म। इसी संतुलन को आयुर्वेद में आरोग्य कहते हैं, स्वास्थ्य। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो उसे ही व्याधि यानी रोग कहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है कि शरीर के अंदर भी बिल्कुल प्रकृति का ही एक नक्शा है। तो क्या ये तीनों दोष मतलब वात पित्त कफ शरीर में अलग अलग काम करते हैं, इनकी जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हर एक का अपना खास काम है। वात दोष, जैसा मैंने कहा, वायु और आकाश से बना है, तो ये शरीर में हर तरह की मूवमेंट, हर तरह की गति को कंट्रोल करता है। जैसे सांस लेना और छोड़ना, खून का पूरे शरीर में दौड़ना, नसों में संदेशों का आना जाना, यहाँ तक कि शरीर से मल मूत्र का बाहर निकलना, ये सब वात के काम है। फिर है पित्त दोष, अग्नि तत्व वाला। इसका मुख्य काम है रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। खाना पचाना, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना, भूख प्यास लगाना, हमारी आंखों की रोशनी और शरीर का तापमान सही रखना, ये सब पित्त देखता है। और आखिर में कफ दोष, जो जल और पृथ्वी से बना है। इसका काम है शरीर को बनाना, उसे जोड़े रखना, स्थिरता देना, अंगों में लुब्रिकेशन यानी चिकनाई बनाए रखना और शरीर को मजबूती देना। अच्छा, यानी वात चलाता है, पित्त पचाता है और बदलता है, और कफ शरीर को संरचना और स्थिरता देता है। ये तो शरीर के बिल्कुल बुनियादी काम हो गए। क्या इन दोषों का हमारी जो शारीरिक बनावट होती है, जिसे शायद प्रकृति कहते हैं आयुर्वेद में, उससे भी कोई सीधा कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल सीधा संबंध है। देखिए, जब गर्भ में जीवन की शुरुआत होती है, ठीक उसी समय इन तीनों दोषों का एक अनूठा मिश्रण, एक अनुपात तय हो जाता है। और वही हमारी देह प्रकृति यानी हमारी मूल शारीरिक और मानसिक बनावट बन जाती है। और ये प्रकृति ज्यादातर जीवन भर एक जैसी ही रहती है। इसी से हमारे शरीर की काठी, बालों का रंग, त्वचा कैसी होगी, यहां तक कि हमारा स्वभाव, हमारी पसंद नापसंद, ये सब प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, और पेट कैसे काम करेगा, यानी कोष्ठ, जिसे अंग्रेजी में बावल हैबिट्स कह सकते हैं, उस पर भी दोषों का गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी में वात ज्यादा है, तो अक्सर उनकी पाचन शक्ति अनियमित सी रहती है, कभी तेज कभी धीमी, जिसे विषम अग्नि कहते हैं। और उनका कोष्ठ क्रूर, मतलब मल सूखा या कब्ज वाला हो सकता है। पित्त प्रधान लोगों की पाचन अग्नि बहुत तेज, तीक्ष्ण होती है, और कोष्ठ मृदु, यानी मल नरम रहता है।
और कफ प्रधान लोगों में पाचन अक्सर धीमा, मंद होता है और कोष्ठ मध्यम यानी सामान्य रहता है। अच्छा, समझ गई। मतलब हर व्यक्ति का शरीर, उसका पाचन तंत्र इन दोषों के अपने खास संतुलन के हिसाब से ही काम करता है। हम्म, पर आपने शुरू में ये भी कहा था कि ये संतुलन बिगड़ भी सकता है और उसी से रोग होते हैं। तो कौन सी वजह है जिनसे ये संतुलन बिगड़ जाता है? हाँ, कई कारण हैं। हमारा खान-पान यानी आहार, ये बहुत अहम है। खाने का स्वाद कैसा है यानी रस, और उसकी तासीर कैसी है, गर्म या ठंडी, जिसे वीर्य कहते हैं। हमारी जीवन शैली यानी विहार, हम कैसे जीते हैं, कितना सोते हैं, कितना चलते फिरते हैं, कितना तनाव लेते हैं। मौसम यानी ऋतु, इसका भी बहुत असर पड़ता है। जैसे अक्सर सर्दियों में कफ बढ़ जाता है और गर्मियों में पित्त। हमारी उम्र यानी वय, इसके साथ भी दोष बदलते हैं। बचपन में कफ का प्रभाव ज्यादा होता है, जवानी में पित्त का और बुढ़ापे में वात का। यहाँ तक कि दिन और रात के अलग अलग समय में भी खास दोष घटते बढ़ते रहते हैं। एक सीधा सा नियम समझ लीजिए, जो चीज जिस दोष के गुण जैसी होगी वो उसे बढ़ाएगी। जैसे ठंडी रूखी हवा वात को बढ़ाएगी, और जो चीज उसके उल्टे गुण वाली होगी वो उसे शांत करेगी। जैसे गर्म तेल से मालिश वात को शांत करती है। इसीलिए आयुर्वेद में किसी भी रोग का निदान और इलाज करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई कौन सा दोष गड़बड़ है, कहाँ पर है और उसके लक्षण क्या दिख रहे हैं। समझ गए। तो अगर ये दोष मान लीजिए असंतुलित हो ही गए, बिगड़ गए, तो आयुर्वेद उन्हें वापस संतुलन में कैसे लाता है? क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं इसके? आयुर्वेद का असल लक्ष्य ही यही है कि दोषों को वापस उनकी संतुलित अवस्था में लाया जाए, साम्य अवस्था में। इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि दोष घटा हुआ है, बड़ा हुआ है, या फिर वो किसी और दोष से मिलकर बिगड़ गया है, जिसे दूषित अवस्था कहते हैं। अगर दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। इसके लिए शोधन चिकित्सा की जाती है, जिसे पंचकर्म भी कहते हैं। ये बहुत ही कारगर तरीके हैं। जैसे अगर वात बहुत बढ़ गया है तो उसे निकालने के लिए बस्ती दी जाती है, यानी औषधीय तेल या काढ़े का एनेमा। अगर पित्त ज्यादा है तो विरेचन कराया जाता है, मतलब जुलाब की दवा देकर उसे बाहर निकाला जाता है। और अगर कफ बहुत बढ़ गया है तो वमन यानी औषधीय उल्टी कराई जाती है। इसके अलावा अगर दोष थोड़े बढ़े हुए हैं या उन्हें शांत करना है तो विशेष आहार बताया जाता है, जीवन शैली में बदलाव करने को कहा जाता है और खास औषधियों का प्रयोग होता है। जैसे वात को शांत करने के लिए अक्सर तेल या घी का प्रयोग होता है। पित्त के लिए घी बहुत अच्छा माना जाता है, और कफ को कम करने के लिए शहद बहुत उपयोगी है। पर यह सब कुछ व्यक्ति की प्रकृति और दोषों की उस समय की स्थिति के अनुसार ही तय किया जाता है। हर किसी के लिए एक जैसा इलाज नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वात, पित्त और कफ, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूरे स्वास्थ्य की नींव है, आधार स्तंभ है। इन्हें समझना और इन्हें संतुलित रखना ही असल में स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आज आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया। इस गहरी और स्पष्ट जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा सौभाग्य है कि ये चर्चा उपयोगी रही। अगली बार हम शरीर के एक और बहुत जरूरी पहलू पर बात करेंगे, मल, यानी वो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं, और जानेंगे कि स्वास्थ्य को बनाए रखने में उनकी क्या भूमिका है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।